सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। बिलाखिर अडियाला का फाटक खुल गया और हस्बे तवक्को ज़मानत मंजूर हो गई और खिलाफ़े तवक्को कैदी को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया गया। साथ ही बाहिजाब खातून अव्वल बुशरा बीबी के लिए हैरत अंगेज़ तौर पर गाड़ियाँ भी अडियाला जेल में जाने दी गई, जिसके बाद वो गेट नंबर 5 से लग्जरी कार में इस तेज़ी से रवाना हुई कि फूलों की पत्तियाँ मुंतज़िर कारकुनों के हाथों में ही रह गईं। कुछ ने दौड़ लगाकर गुलपाशी की कोशिश की और कुछ ने नारे भी लगाए, लेकिन बुशरा बीबी नहीं रुकी। इस तर्ज अमल पर मीडिया भी हैरान रह गया। ख्याल ये था कि 9 माह कैद काटने के बाद बुशरा बीबी कुछ गरजेंगी, कुछ बरसेंगी, हेडलाइंस बनाएंगी और कारकुनों को पैगाम देंगी और कुछ नहीं तो 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान ज़रूर बनाएंगी। लेकिन मीडिया के कैमरों को ऐसा कोई मौका मिला ही नहीं। कानूनी मामलात पर नजर रखने वाले जानते हैं कि जमानत के बाद रोबकार से रिहाई का मरहला घंटों वक्त लेता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यहाँ रोबकार पहुंची और वहां बुशरा बीबी की लग्जरी कार जेल में बामुश्किल निस्फ घंटे में अदालती अहकामात पर अमल हुआ और बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 15 केसेस में आपको पता है रिलीफ मिलने पर 250 से ज़ायद दिन बाद आज अडियाला जेल से रिहा हुई हैं। उन्हें 31 जनवरी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था और इस तरह रिहाई पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कुछ इसे सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीली से जोड़ रहे हैं और कुछ का कहना है कि हो ना हो कोई डील ज़रूर हुई है और बाज़ इस रिहाई को 60 से ज़ायद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अमरीकी सदर जो बाइडन को लिखे गए ख़त का नतीजा भी करार दे रहे हैं, जिसमें इमरान खान समेत पाकिस्तानी जेलों में मौजूद तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने का कहा गया था। ये सब सवाल अपनी जगह, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या बुशरा बीबी मुंतशिर की आदत और मुतफक्कर कारकुनान की पार्टी संभालेंगी और उनके सामने नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, कलसूम नवाज की मिसालें मौजूद हैं। कलसूम नवाज मुकम्मल घरेलू खातून थी, लेकिन वो बाहर आईं और लीगी कारकुनों को लेकर सड़कों पर निकली। और इसके साथ ही अदलिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर जस्टिस मंसूर अली शाह के खत की सूरत में सामने आई है, जिसमें उन्होंने आईनी बेंच में बैठने से माजरत की है। खत में बड़े मायनी खेज अंदाज में ये भी लिखा गया कि हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर ये भूल जाते हैं कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती। ये सारी सूरत हाल आज के प्रोग्राम में पैनल के साथ डिस्कस करेंगे कि मेहमानों की इस हवाले से क्या राय है। पीटीआई से मुझे ज्वाइन करें नईम हैदर पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। नून लीग से इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दो इख्तियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम पहले जवाब देने का इख्तियार दे देते नईम हैदर पंजोता साहब को, जिनके नाम में इख्तियार नहीं आता तो गिला ना करेंगे मुझे इख्तियार नहीं दिया गया। नईम साहब बहुत शुक्रिया, आज आपका बड़ा दिन है। बुशरा बीबी साहिबा 9 महीने के बाद रिहा हो गई हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, रिहा होंगी, फूलों की पत्तियां निछावर की जाएंगी, लेकिन वो मौका नहीं दिया गया उन्होंने कैमरे की आंख से चीज़ों को कैप्चर किया जाए, क्यों? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया फिजा साहबा। बात यह है कि मैं यहाँ पर ज़रूर इस बात की जो है वो करूँगा, उनकी बीबी साहबा के हक में जो जुमले बोलूँगा। देखें, बुशरा बीबी जिस दलेरी से, जिस बहादुरी से, जिस इस्तकामत के साथ उसने जेल काटी है, कोई मिसाल। डील के हवाले से खबरें देखें, लोग तो डील के हवाले से खबरें चलाएंगे, प्रोपेगेंडा वो करना है, वो एक नैरेटिव बनाना है ताकि किसी, वो तो खान साहब के बारे में करते रहते हैं। जहां तक आप चीजों को अगर खुद देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि एक औरत जो 265 दिन जो है वो जेल के अंदर रही, लेकिन उसने कहा कि मैं केसेस बर्दाश्त करूंगी अपने खामद के लिए, मैं बैसे शर्मिंदगी नहीं बनूंगी बल्कि बैसे फख्र बनूंगी उस। और जहां आपने देखा जब उनको सजा दी गई तो सजा देने के टाइम के ऊपर वो भागी नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी का बहाना बनाकर वो लंदन जाए या किसी और जगह पर जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं खुद सरेंडर करने के लिए अडियाला जेल आ रही, जाकर खुद जाकर गिरफ्तारी दी। और दूसरी तरफ अगर तो तीसरा केस ये था जो उनके ऊपर झूठा बनाया गया। और केस क्या था? केस था जनाब के एक जेल रसीदों के हवाले से, एक तोशा खाना जनाब नैब का, और फिर एक नैब का, और फिर इसके साथ अलकायदा ट्रस्ट केस भी, और इसके अलावा 9 मई के केसेस भी। हर जगह पर वो सुरखरू हुई, लेकिन अपने मौकफ से पीछे नहीं। एक के बाद एक मुकदमा आया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मैं इस सूरत कंप्रोमाइज, सख्तियां की गई उनको, बिल्कुल वहां पर उनको वो कह लें कि सेल के अंदर
उनको जैम किया गया कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकती, आप जा नहीं सकती, खान साहब के साथ नहीं मिल सकती। सारा दिन मैं खुद विटनेस हूँ इस चीज का कि उनको बिठाया गया कोर्ट के अंदर, लेकिन उन्होंने अपने मौकफ से वो पीछे नहीं हटी, वो अपने मौकफ पर कायम रही कि ठीक है ये एक दिन है, सारे चल रहे हैं, हम जैसे खान साहब हम तो मुल्क के लिए कर रहे हैं और ये दिन कट जाएंगे, जैसे भी वो सजाएं देनी है जितनी मर्जी सजाएं दें, लेकिन हम इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और इस मौकफ से पीछे आज भी अगर वो अपने केसेस सारे फेस करके जेल काट कर अगर बाहर आ रही है तो डेफिनेटली किसी की तरफ से प्रोपेगेंडा बनाना है। उनका प्रोपेगेंडा इस तरीके से नाकाम हुआ है, जैसे वो कहते थे कि ये इमरान खान के खिलाफ वादा माफवा बनी, वहां नाकाम हुआ, जेल नहीं काट सकती वहां नाकाम हुआ, भाग जाएंगी वहां नाकाम हुआ, केसेस नहीं फेस कर सकेंगी वहां नाकाम हुआ, और आज अगर वो बाइज्जत वहां से उनकी बेल हुई है तो मेरा ख्याल में इससे जो है बड़ी चीज जो है मुझे कर कोई किसी पार्टी के, देखें वो सियासी खातून नहीं थी, उन्होंने कोई स्टेक नहीं लिया, वो अपने खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर उन्हें कोई ऑफिस नहीं था, कहीं पर वो मशीर नहीं थी, वजीर नहीं थी, बल्कि वो घरेलू खातून थी। घरेलू खातून होने के नाते झूठे केसेस को फेस करना। लेकिन ऐसी बहुत सी ऑडियो सामने आई जिसमें वो कारकुनान को बकायदा हिदायत डायरेक्शंस देती रही हैं। नहीं देखें, ऑडियोज सामने आई, ऑडियो फैब्रिकेशन जिस तरह से की जाती है, जिस तरह से पिछले दिनों एक ट्वीट जो है वो किया गया उज़मा बुखारी साहबा, वो एक तर्जुमान है हुकूमत की, जैसे भी है फार्म 47 की, लेकिन उनका नोटिफिकेशन तो है ना तर्जुमानी का, तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि जनाब देखें जी के उसके अंदर अजहर मशवानी है, उसके अंदर आलिया हमजा है, ये बाकायदा तौर पर कारकुनान को ये कह रहे हैं कि उस जगह पहुंचो, इस जगह पहुंचो, स्टूडेंट्स के अंदर घुसो, इस तरह से वीडियो बनाओ। पहली बात तो यह है कि अजहर मशवानी जो है वो कोई किसी विंग का, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया वाला एक अलग मामला है, लेकिन ओवरऑल है तंजीमी पार्टियां हैं, उनका कोई वो सरबराह नहीं। इसी तरह तरीके से आलिया हमजा भी कोई तंजीमी पार्टी की नहीं, तो उन्होंने क्यों डायरेक्शन देनी थी? जब हमने देखा कि कुछ और दोस्तों ने इसी तरह पार्टी को डिसऑन करना चाहिए ना ऐसे लोगों को, मतलब वो तो आपकी पार्टी के हवाले से पहचाने जाते हैं ना। देखें, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो उस्मा ने किया वो फेक प्रोपेगेंडा किया, जब और दोस्तों ने किया उन्होंने लगाया कि देखें जी ये तो उस्मा बुखारी, मरियम या उनका इसी तरह का ट्वीट बना के जैसे वेटिंग, आजकल तो आपको पता है मॉडर्न दौर है, तो वो फौरन जो है वो आया, तो उसके बाद उनका वो प्रोपेगेंडा डिफ्यूज हो गया। इस तरीके से बीबी साहबा के हवाले से अगर कोई जुर्म था या उन्होंने कोई ऐसी ऑडियो बनाई थी तो आप कोर्ट के अंदर साहब आपको तो केस ही कोई नहीं मिला, एक मिला आपको तोशाखाना का और एक अलकादर का तोशाखाना जिसमें पैसे अदा करके लिए, और वो भी खान साहब की हद तक मामला है, और वो खान साहब ने भी लीगल प्रोसेस फॉलो किया, गाड़ियां ली गई जो कि ली नहीं जा। चलिए फिर हम बाकी मेहमानों को शामिल गुफ्तगू करते हैं। ठीक है इख्तियार साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ठीक है, नहीं मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। इख्तियार साहब, बहुत से लोग इसको डील कह रहे हैं कि कोई डील हुई है हुकूमत के साथ, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? ये डील है, कोई दबाव है, ये क्या है? देखिए सॉरी, दोनों इख्तियार साहब हैं। इख्तियार वली साहब से मेरा सवाल था। इख्तियार बेग साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ जी। इख्तियार वली साहब, दोनों का नाम इख्तियार है, तो जी जी थैंक यू वेरी मच फिजा। मिर्जा साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा था कि आज नईम हैदर पंजोता साहब कोई अच्छी बात करेंगे, आज इनकी मुबारकबाद का दिन है, आज इनकी मुर्शिद को रिहाई मिली है, लेकिन ये फिर भी वही उज़मा बुखारी की बातें, फैब्रिकेटेड ऑडियो, फैब्रिकेटेड वीडियो, फार्म 47, ये वो। मैं इनको आपको 100 बार कह सकता हूँ कि आपकी हुकूमत जो बनी थी, आपका लीडर ही सारा RTS का लीडर था, वो सिलेक्टेड वजीर आजम था, और जो बीबी है मुशरा बीबी, वो भी सिलेक्टेड हुकूमत का एक पुर्जा था। बिहाइंड द स्क्रीन रहकर जितनी शरारतें इन्होंने की हैं, ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसमें वो ये कोई मजाक है? ये जो पता नहीं कितने कैरात वाली अंगूठियां मांग रही थी, वो कोई गप है? तो आपने उसकी कोई फॉरेंसिक कराई है? जो इनकी वीडियो ऑडियो थी वो उसके साथ वो दूसरी आपकी पार्टी के एक और बंदे के साथ, तो आपने उसकी फॉरेंसिक कराई है? तो जो इल्जामात हैं वो तो अपनी जगह पर हैं। तोशाखाना से चीज लेना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से उठाओ और बाजार में बेचो, ये तो आपने अलग एक धंधे की दुकान खोल के रखी है ना, तो वो चीज अलग थी। अब अगर आप ये कहते हैं कि जो खातून थी वो घरेलू खातून थी और खातून खाना थी, तो हम आपसे ये पूछते हैं कि फिर ये बताइए कि जो मरियम नवाज थी, तो वो कौन सी इस मुल्क की वजीर आजम रही है? वो कौन सी यहाँ पर वजीर बनी थी? जी नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूं, आपकी तरफ आती हूं। मेरे ख्याल में वो भी काबिल शर्म है आपके लिए। आपकी खुद अपनी हुकूमत RTS बैठ कर और बिठा कर आई,
आपके जो वजीर आजम थे उसको पूरी दुनिया ने सेलेक्टेड कहा, बल्कि परसों चौथ तो आपने देख लिया होगा कि वो जो इनके ससुराली हैं उन्होंने भी कह दिया कि ये बंदा हेरा फेरी के जरिए वजीर आजम बन गया था, हेरा फेरी करके और फ्रॉड करके वजीर आजम बन गया था। ऐसे बंदे को हम ऑक्सफोर्ड का खाक बनाएंगे चांसलर, उसको तो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। ये तो पाकिस्तान है जहां पर जनरल फैज जैसे लोग और बाजवा जैसे लोग आपके इमरान जैसे बंदों को लाकर उसको वजीर आजम बना देते हैं। ये तो पाकिस्तान में तो लुट मची हुई थी, अब वो लुट बंद हो गई है। आप फिलहाल आपको बीबी की रिहाई मुबारक हो, लेकिन बिहेव इन योर लिमिट्स, रिमेन इन योर लिमिट्स और उससे बाहर मत निकले। आप दूसरों की पार्टी और उनकी क़ियादत पे अगर उंगली उठाएंगे और उन पे इल्जाम लगाएंगे तो आपको कोई स्पेयर नहीं करेगा। नेवर, कभी भी आप हमसे फिर ये तवक्को ना रखें। हम समझते हैं कि जंग भी हो तो खवातीन को, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, इनको लोग माफ रखते हैं। लेकिन आई एम सॉरी टू से आपने मिर्जा साहब 4 साल की हुकूमत में इतने गलत चलिए इख्तियार साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। मिर्जा साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करूँ। प्रोग्राम शुरू हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, आपने इंतजार किया। मिर्जा साहब आप इस पूरे सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? बुशरा बीबी की रिहाई को डील के साथ जोड़ा जा रहा है, बहुत से लोगों को लग रहा है कि कोई डील है, कोई दबाव की वजह, और उसकी एक वजह यह भी कि फैसल वाडा साहब जो कि अक्सर खबरें देते हैं, प्रेडिक्शंस के हवाले से बड़े पहचान रखते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो कल ही बता दिया था। और उन्होंने साथ ये भी कहते कि इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। यानी वो ये शो कर रहे हैं अपनी बात से कि जैसे वाकई कोई डील है। देखिए, दो आपके सवाल का जुज़ हैं। एक तो मुझे अफसोस हुआ कि जिस तरह से नईम साहब ने ये रिलीज को गंभीर बना के पेश किया। कल कह रहे थे कि जज साहब उठ के चले गए हैं क्योंकि वो रिलीज ऑर्डर नहीं साइन करना चाहते थे। कल कह रहे थे कि वो नए केस बनाने की तैयारियां हैं, और आज आप देखेंगे नए केस उन पे बने होंगे और नए केसेस में वो गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सब बातें कल टीवी में चल रही थी, आपने भी सुना, हमने भी देखा है। आज आपने देखा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। जज साहब ने उन्हें फैसिलिटेट भी किया, फौरन से पेशतर उनकी गाड़ी आई और जहां उन्होंने जाना था वहां उनको जाने दिया गया। तो पहली चीज तो यह है कि इस तरह के मफरूज़े खुदारा अपना फैलाएं, अल्लाह अल्लाह करके जो सर्टनिटी है, जो सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क में बुरी तरह से फैल गया था, वो कम हुआ है या ख़त्म हो रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो एक नया फिजा आई है, स्टॉक एक्सचेंज 89,000 की हद पे मैंने नहीं देखा अब तक। पहली बार लाइफ में 89,000 का इंडेक्स क्रॉस किया स्टॉक एक्सचेंज ने और 2% के ज्यादा इजाफा हुआ है। तो ये डेली एक हफ्ते से बढ़ता चला जा रहा है। ये लोग क्यों बढ़ रहे हैं? ये फंडामेंटल ये है कि लोग ये समझ कि अब आईनी तरमीम हो गई है, सियासी इस्तेकाम आ गया है, मुख्तलिफ बार्स ने, सिंध बार और दूसरे बारों ने इसको अप्रिशिएट किया है, इसको नए चीफ जस्टिस साहब की जो वेलकम कहा है उनकी अपॉइंटमेंट को। तो ये सब मुस्बत चीजें हैं, इनको आप लपेट के कोने में नहीं रख सकते। तो मैं ये समझता हूँ पहली चीज तो यह है कि बुशरा बीवी को हम खुश हैं कि वो उनको जमानत मिली है, हम खुश हैं कि उनको इज्जत के साथ जो अदालत की हुक्म थे उसके मुताबिक रहा रिहाई मिली है, और कोई ऐसी केस नया नहीं बनाया गया कि फिर उससे ये तासुर दिया जाता है कि हुकूमत जो है वो नहीं चाहती है और इंतकाम ले रही है। अब आप आ जाए कि जो डील की बात आपने कही, देखिए मैं फैसल वाडवत मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कया सराहियाँ करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बतला दूं, मैं हुकूमत के हम अलाइज हैं और ये अभी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उसमें 2-3 हफ्ते हम पूरे दिन पूरे रात साथ थे। यकीन करें ऐसी कोई बात नहीं है। ये उन्हें मेरिट की बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने जो खुद मुख्तियार हैं, जिनमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई दबाव नहीं है, उन्होंने एक फैसला करा है। और अगर ऐसा कोई होता कि जिसमें आप समझते कोई डील हो रही है तो हालात इलेक्शन ये आईनी तरमीम से पहले इस तरह की कुछ बातें होती। आपने देखा आईनी तरमीम में कोई गलत बयानी, कोई उसमें बेईमानी, कोई उसमें, हमने जो चीजें ये जरूर सुनिएगा
पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने जो कम करवाई हैं, जो ओरिजिनल अमेंडमेंट में थी, वो पॉलिटिकल विजडम उनकी जाहिर करती है, जिसके तहत उन्होंने फौजी कोर्टों को नहीं होने दिया, चीफ जस्टिस के टेनोर को नहीं होने दिया जो बढ़ा रहे थे। उसके बाद फाइज ईसा के बारे में कह रहे थे कि इनको तो रीअपॉइंट करेंगे, वो नहीं हुई। ये सब बातें, ये मफरूजे होते हैं। हमने कोई ऐसी चीज गैर आईनी, गैर कानूनी और जो अब अमेंडमेंट हुआ है वो पूरी मशावरत के साथ 90% सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेके कराया। और पीटीआई ने भी उसमें फिजा ये कहा था कि इन प्रिंसिपली हम एग्री हैं, इन प्रिंसिपली हम एग्री करते हैं, लेकिन अपने बानी पीटीआई को हमें ये दिखाना होगा, एक दिन और दे दें। तो हमने तो ये बिलावल साहब ने मोहसिन नकवी से कह के इनकी मुलाकात कराई थी कि ये अपने लीडर को डिस्कस करना चाहते हैं, मशावरत करना चाहते हैं, जाए करें ताकि बात आगे बढ़े। तो ये मुस्बत चीजें हैं और मैं गवाह हूँ, लिहाजा इसको मुस्बत अंदाज में हम कहें, इसको मनफी अंदाज में ना लपेटे। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से और मौलाना साहब ने जो साथ दिया है, ये एक बड़ा सख्त वक्त था, ये एक आजमाइश थी, सियासी जमहूरियत की आजमाइश थी। अल्लाह ताला ने इसको खुश उसलूबी से हल करा दिया और अब आप बेहतरी देखेंगे, हर फ्रंट पे देखेंगे, हमारी तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, हर तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी। वी वांट नो बिजनेस। अब हम चाहते हैं कि काम हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, जो IMF से वादा करें वो चीज़ें की जाएं, जो नए इन्वेस्टमेंट की वादे मुल्क करके गए उसको अमल दरामद कराया जाए। बहुत कुछ हो गया, अब लेट्स कम बैक टू द बिजनेस। तो यही ब्रेक का वक्त आ गया। ठीक है नईम साहब, इन बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा नईम साहब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कुछ गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले, इसका मैं आपसे जवाब लेना चाह रही थी। आप उसमें कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिएगा। दूसरा वो कह रहे थे जी ये जो एक इस्तेहकाम आ गया है, इस्तेहकाम आपकी पार्टी की तरफ से तो अभी तक नहीं आया है, आपने तो दोबारा एहतजाज की कॉल दी हुई है, एहतजाज होगा दोबारा? डॉक्टर फैज़ल साहब, ये किस तरह का इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर? पहली बात है कि जिस तरह इन्होंने बातें की हैं, मैं बड़ा हैरान था कि जैसे जो सजा है वो तो कहीं नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने जो है वो खत्म कर दी है, या हमने जो है इनसे माफी मांग ली है या डील कर ली है, या इनको कहा है कि जनाब आप हमारे माई बाप हैं। आपने झूठे केसेस बनाए, झूठे केसेस के अंदर डाला, इसी तरीके से तमाम वर्कर्स को डाला, हमारे लीडर को डाला, उनकी अभी बहनों को डाला, अभी भी वो अंदर है और अभी भी हमारे बेशुमार वर्कर्स अंदर हैं। जहाँ पर बात है, हम तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उनकी जो है वो सुरखरू हुई हैं, वो उन्होंने आपके साथ जो है वो डील नहीं की जिस तरह से नवाज शरीफ डील करके भागा था, जिस तरह से बाकी भागे थे डील करके, या डील करके वापस आए थे, या डील करके 547 के मुताबिक आप बैठ गए हैं। तो हमने तो आपको कहना है कि आपने डील की है, आपने नहीं डील की, आप हलफ दे दें आपने डील नहीं की, कोई भी नहीं देगा। आप जिससे मांग लें आप दे दें। इनका सबसे बड़ा लीडर कौन है? नवाज शरीफ। उसके हवाले से हलफ दे दें कि वो लाहौर यास्मीन रास्ता से जो है वो नहीं जीता हुआ, वो तो हारा हुआ है, वो तो हारे हुए अपना हल्का भी, और 50,000 से हारे हुए, 50, 60, 70,000 से हारे हुए। और ये लोग आकर हमें बातें कर रहे हैं। चले आ जाए, आज शर्त लगी, बात है बीमारी है। आप हर शो में ये बात करते हैं ना, चले आज शर्त लगा लेते हैं। मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ। इनको आपने खुद चुप मुझे आपका चैलेंज कबूल है, चले आ जाइए। किसी शो में ये बात नहीं करेंगे। और उनकी बात तो कंप्लीट होने देना इख्तियार साहब, उनकी बात कंप्लीट होने, पंजोता साहब कंप्लीट करते, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी बात ये, आज भी हम उस अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं, उस जस्टिस का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने नीचे जो जमानत खारिज की थी, जिस ट्रायल कोर्ट के जज को इन्होंने सामने लाकर खड़ा किया था कि आप सजाएं दें, रात दिन आप केसेस चलाएं। जिन जजेस को इन्होंने हमायूं दिलावर टाइप के जजेस जो हैं वहां पर इन्होंने लगाए थे ताकि इनकी मर्जी के मुताबिक वो रहें। इमरान खान का या बीबी साहिबा का या उनका फैमिली का कोई कसूर नहीं है, 1 रुपए का भी उनका कसूर नहीं है। अलकादर ट्रस्ट इस वक्त भी मौके पे मौजूद है। जो पैसे आए थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे। जो अलकादर ट्रस्ट है वो इमरान खान के नाम पर नहीं है, उनकी बीबी के नाम पर नहीं है, उसके बावजूद वो केसेस फेस कर रहे हैं। पैसे आए वो भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, उसके बावजूद फेस कर रहे हैं।
तोशाखाना की बात कर रहे हैं, उन्होंने पैसे अदा किए। अगर आपकी कोई चीज होती है आप पैसे अदा करके लेते हैं, जो कानून है और कानून के मुताबिक लेते हैं, वो आपका कोई कसूर नहीं है। आप उसको बेच दें, आप अपने पास रखें। जुर्म ये है कि तोशाखाना से आप मर्सिडीज गाड़ी लें 6 लाख रुपए की, जो कि कानून के मुताबिक ली न जा सकती, और फिर आप डील करके उसमें क्लीन चिट ले लें। जुर्म ये है कि आप एवनफील्ड अपार्टमेंट्स बनाएं। जुर्म ये है कि आप लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां बनाएं। जुर्म ये है कि मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे निकले, आप पर केस बने, और फिर आप डीलें करके उन तमाम केसेस के अंदर चिट लें और आकर वजीर आजम बैठ जाएं या वजीर आला बैठ जाएं। जुर्म ये है। जुर्म ये नहीं है कि आपने पैसे अदा किए। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने अगर वहां से कोई चीज ली तो लीगल प्रोसेस फॉलो किया। चलें, खैर, इख्तियार वली साहब आपका कमेंट, उसके बाद मिर्जा साहब आपकी तरफ आती है। जी इख्तियार वली साहब, आपने इस मुल्क की नौजवान नस्ल को गुमराह करके बोला था कि हम आपके लिए नया पाकिस्तान बना रहे हैं, और नया पाकिस्तान जो है उसकी बुनियाद तो छोड़े, बिल्डिंग छोड़े, उसका नक्शा ही दिखा। आपके लीडर ने और आपकी पार्टी ने ऐलान किया था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, मुझे उसका कोई नक्शा ही दिखा। 50 लाख घरों का कोई नक्शा है आपके पास? नहीं है। फिर आपके लीडर ने झूठ बोला था और उसमें फिर माफी भी मांगी थी कि हमारी तो तैयारी ही नहीं थी, हमारे पास तो टीम ही नहीं थी, और आप पाकिस्तान के कर्जे 75 साल के वो दुगने करके चले गए हो। आपने IMF के पास पाकिस्तान का स्टेट बैंक गिरवी रखवा दिया था। मोटरवेज, एयरपोर्ट्स और गवादर पोर्ट तक आपने नहीं छोड़ा। कश्मीर आपने बेच दिया था इंडिया के हाथों, और फिर 1 मिनट की खामोशी और आधे मिनट के लिए जमीन पर लेट जाओ, ये आपकी पॉलिसी थी। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आपने तने तनहा छोड़ दिया था। सऊदीया आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा था, चाइना को आपने भगा दिया था, अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए थे, रशिया के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। इंडिया में आपके हालात ये थे कि आपका लीडर मोदी को मिस कॉलें देता था और वो उसकी कॉल भी नहीं उठाता था, आपको कोई मुंह नहीं लगाता था। आप किसी को जूते की नोक पे क्या रखते हैं, आपको पूरी दुनिया ने जूते की नोक पे रख के से किक लगा के ना स्टेडियम से आपकी गेंद बाहर फेंकी है। आप फुटबॉल बने हुए थे। पाकिस्तान को आपने बनाया हुआ था क्रिकेट का एक स्टेडियम, और आपने पूरी दुनिया को तमाशाई बना दिया था। इस मुल्क को आपने डिफॉल्ट पे पहुंचा दिया। मुल्क के 3 टुकड़ों का आपके लीडर ने खुद ऐलान किया था कि पाकिस्तान अंडरमाइन है, और ये अब 3 टुकड़े होगा, ये श्रीलंका बनेगा, ये डिफॉल्ट होगा, ये मुल्क टूटेगा और ये अब दिवालिया हो जाएगा। ना मुल्क टूटा, ना श्रीलंका हुआ, ना दिवालिया हुआ। आज वो मरती हुई मईशत वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। मुझे पता है आपको मिर्गी के दौरे पड़ेंगे कि आज स्टॉक एक्सचेंज 89,000 पे पहुंच गया है। कुछ दिनों में इंशाल्लाह ये 1 लाख को भी क्रॉस करेगा। इन्फ्लेशन रेट जिसका आप वावेला करते थे पंजोता साहब कि ये 36, 34, 35 वो 6.9 पे आ गया है। आप देख लें कि आपके GDP ग्रोथ कहाँ पे पहुंच गया है। पाकिस्तान ने इस वक्त सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड नहीं बनाया, राइस एक्सपोर्ट कारपोरेशन में। सुने, मुझे पता है आपको भी आ रहे हैं दौरे पड़ेंगे, मेरी बातों से मुझे पता है। इख्तियार साहब क्या हो गया? फिर आप दौरे वाली बात करेंगे, आगे से वो भी कुछ कह देंगे ना आप लोग। क्या हो गया? राइस एक्सपोर्ट कारपोरेशन में पाकिस्तान ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। हमारी मईशत चल पड़ी है, तमाम इंडिकेटर। अब इख्तियार साहब आप जारी बात है, वो भी सख्त जवाब देंगे आपको, मैं उनको भी नहीं रोक पाऊंगी। आप उनको कहना कुछ दौरे पड़ेंगे। उन्होंने कहा है तो मैं तो उन्होंने जो कहा है ना, नहीं उन्होंने भी वो बात गलत कही थी, लेकिन आप जूते की नोक और दौरे पड़ेंगे ये बात अब जारी बात है, वो अपना जवाब तैयार करके बैठे होंगे, मैं उनको किस तरह मना करूंगी? इनसे बर्दाश्त होगा नहीं, ये इनसे बर्दाश्त होगा नहीं। पता नहीं आपको जवाब क्या देंगे आगे से। जारी बात है, आप जैसा सख्ती बात से बात करें वो भी उतनी सख्ती से करेंगे। पाकिस्तान जब चलिए मिर्जा साहब की तरफ जाते हैं। मिर्जा साहब आई एम रियली सॉरी। हाँ चले मेरी बात सुने, मिर्जा साहब की तरफ जाती हूँ, ठीक है। इख्तियार साहब मिर्जा साहब को टाइम बहुत कम मिले। जी 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 चलिए आपकी इजाजत से जरा मिर्जा साहब आप थोड़ा पानी पी लेना। इख्तियार साहब तब तक पानी पी लें, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मेरा भी पानी वाला मकाम नहीं चले ठीक है। नहीं मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। मिर्जा साहब का क्या कसूर है भाई? मिर्जा साहब की तरफ मुझे जाने दें आप दोनों। मैं 2 जुमले कहता हूँ फिर आप आगे चली जाइए। जी जी। इनको मेरा मशवरा है कि ये फॉर्म 47 वाली रट छोड़ दें, ये नवाज शरीफ की बात करते हैं। मैं नईम हैदर पंजोता आपकी चैलेंज को कबूल करता हूँ। ठीक है जी। आप खोले RTS का वो सारा रिकॉर्ड, आपका लीडर सच्ची मुच्ची इलेक्शन जीत कर आया था, आप वो खोलने के लिए आए। मैं आपको नवाज शरीफ का हल्का खोल के दिखाता हूँ। चले नहीं आपसे जवाब मैं लूंगी। सिर्फ पहले मिर्जा साहब का एक कमेंट नहीं, वहाँ पर अपना जवाब तैयार रखिएगा। नहीं मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। मिर्जा इख्तियार बेग साहब उनको मौका नहीं मिल रहा।
नहीं, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, मुझे सिर्फ 2-3 मिनट दे दें। मिर्जा साहब इतनी लंबी बात भी नहीं कर रहे ना, आप अपनी बारी पे जवाब जरूर दें, मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे दें। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ये तो मिनी बजट लाने की बातें हो रही हैं, अब आम ऑलरेडी महंगाई से तंग है, तो आप तो इकोनॉमी पे भी गहरी नज़र रखते हैं, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, तो मुझे बताएं कि मिनी बजट अगर आता है, महंगाई मजीद होती है, तो आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी? बहुत अच्छा सवाल है जिसको आवाम सुनना भी चाहती है। जी जी, देखिए, हमारे इस सहमाई की रेवेन्यू कलेक्शन 96 अरब कम हुई है। ठीक है, जो हदफ था, टारगेट था, उससे तकरीबन 96 अरब रुपए कम मिले हैं, और ये एक सहमाई की है। अब दूसरी सहमाई में भी अगर 100 अरब का शॉर्टफॉल होता है तो हमारे पास 3 चॉइसेस हैं जो IMF ने हमें दी हैं। पहली, मिनी बजट लेकर आए, इजाफी टैक्सेस लगाएं, गरीब आवाम पे चीखे निकले, या खुदकुशियां। दूसरी पॉइंट, अगर आप मिनी बजट में इजाफी टैक्सेस नहीं करना चाहते तो दूसरी चीज आपके पास है, वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, जिसको PSDP कहते हैं, तरक्याती मंसूबों के बजट, जो हमें IMF ने एग्री करा है, उसमें हम ये 100 या 200 जितना भी शॉर्टफॉल पे कमी है, वहां पे अखराजात हम अपने कट करेंगे, कटौती करेंगे, वो यहाँ पे डाल दी जाएगी। और तीसरी चीज जो है उनकी, वो जो हमारी हुकूमत में इतना तप्पड़ नहीं है, वो है अपने अखराजात कम कर ले। अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है तो अखराजात कम कर ले। 200 अरब है तो 200 अरब के, लेकिन हमने देखा है कि अभी तक उस फ्रंट पे काम नहीं हुआ है। बिलावल साहब ने कहा था कि 18 वजारतें बंद की जा सकती हैं। 18वीं तरमीम के बाद एक PWD के लिए बात चली है। डिस्कोस जो हजारों अरब रुपए सालाना ब्लीडिंग हो रही है, वो 5 इदारे जो स्टील मिल है, रेलवे है, वापडा है, PIA है, कहीं पे भी वो जो ब्लीडिंग नहीं रोकी गई। लिहाजा ये एक हुकूमत की आजमाइश है, क्या वो फेस कर सकेगी मिनी बजट लगा के या नहीं? मेरा जवाब तो ये है कि नहीं, क्योंकि अवाम इससे ज्यादा नहीं पिस सकते। लिहाजा इन्हें या तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में तरक्याती मंसूबों के जो एलोकेशन है वहां से कटौती करनी पड़ेगी, या समझदारी प्रिवेल करते हैं तो अखराजात खुदारा कम करें, क्योंकि 2 ही चीजें होती हैं, इनकम बढ़ाएंगे या अखराजात कम करेंगे। और वो चीजें जहाँ ब्लीडिंग हो रही है, तकरीबन 1000 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है, उनको आप प्लग करें। उसमें आप अभी तक कुछ नहीं किया है। PIA की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, अभी तक कोई उसकी आत्मी डेट नहीं है। ये बहुत जरूरी है। अब गुड न्यूज भी है हमारी। गुड न्यूज यह है कि IPPs के साथ समझौते नए किए जा रहे हैं। वो IPP जो बंद थे और पैसे लेते हैं हमारे कैपेसिटी चार्ज के मद में, वो उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं। काबीना ने उन कॉन्ट्रैक्ट को 5 को एक्सेप्ट भी कर लिया है। गैस का जो जहांगीर तरीन साहब लेते थे रेट, जो सोलर और विंड का था, वो अब नया रेट बोगास का तय किया है। चाइना के साथ उनके IPPs की पेमेंट थी, उनके लिए हम एक तवील मुद्दत अब उनको बढ़ा के उनका जो दौराना है वो कर रहे हैं। और आखिरी चीज 16 या 18 वो IPPs हैं जो अब कैपेसिटी चार्जेस दे या ना दे, बिजली नहीं ले सकेंगे, वो टेक एंड पे की बुनियाद पे चेंज कर रहे हैं अपने आप। ये है बात जो कोई भी आंख में आंख डाल के मुझसे इनकार कर ले, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूँ। मैंने इसको ऐवान में उठाया था। हमने कहा कि बिजली नहीं हो सकती काम जब तक इसको काले नाग को नहीं काबू में करें। और अल्लाह का शुक्र है, ये अवैस लगारी साहब ने 2 दिन पहले मुझे ये बताया है। तो ये चीजें अच्छी हैं। इकोनॉमी जा रही है, हमारे रिजर्व 16 बिलियन हो गए। 16 बिलियन, 11 बिलियन स्टेट बैंक के और 5 बिलियन कमर्शियल बैंकों के, जो कभी नहीं थे। ये कुछ बात, हमारा डिस्काउंट रेट 2% और कम होने जा रहा है। जब डिस्काउंट रेट कम होगा तो सनतों में एक्सपेंशन होगी, नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। आप 24% पे नहीं चला सकते थे,
कम होके भी 17.5 हो गया और 2% से 2.5% इंशाल्लाह और कम होगा। ये एक वक्त आएगा सिंगल डिजिट में आएगा, जैसे अफरातज़र इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आया है, और वहां के आपकी एक नई कहानी शुरू होगी, आपकी माशत की बहाली की कहानी, जहां पे एक गरीब आदमी को बिजली के बिल में वाज़े नजर आएगा बिल जब वो पकड़ेगा कि कमी हुई है इस महीने पिछले महीने के मुकाबले में। ठीक है जी, और महंगाई में कमी होगी। ठीक, ये चीजें नहीं हुई तो उड़ा के फेंक देंगे हुकूमत को। चलें नहीं पंजोता साहब, ठीक है, ठीक है मिर्जा साहब, ठीक है जी, ये चीजें फैक्चुअल है, हो रही है। अच्छा, और किसी ने मुझसे डिस्कस करना है तो बैठ के बहस कर सकता है। ठीक है, चलें, ठीक है, अहम पॉइंट आपने रेज किया। ठीक है नईम साहब, इख्तियार साहब की बातों का जवाब, पहले तो बड़ी मतलब बात है कि आपने बड़े हौसले से अभी सब्र किए रखा जी, अब आप बेसब्री से जवाब देना चाह रहे होंगे जी। नहीं, कोई नहीं, बेसब्री के कौन सी इधर ही हैं, अब नहीं तो नेक्स्ट शो में कहीं ना कहीं फिर दोबारा टाकरा होता रहता है। इसके बाद मैं इख्तियार वली साहब आपकी तरफ आऊंगी जी। नईम साहब आप बात कीजिए जी। हम अभी करें, हल्कों की बात तो हमने उस वक्त भी की, हल्कों की बात के ऊपर तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, हल्कों की बात तो उस वक्त खान करता रहा, आप भी करते रहे। क्या आप अभी भी किसी बात के ऊपर मुत्तफिक हैं? अभी भी अगर आप कहें इनसे कि कोई हल्का फुलवाल है तो वो पर्चियां डाल उसके अंदर अपने वोट डाल के तो मजीद लीड आपको आगे नजर आएगी। हमारी 3 से 4 सीटें इसी तरह से इन्होंने हरवा दी कि जनाब उसके अंदर पर्चियां डाल अपने वोट बैंक को बढ़ा कर कह दिया कि देखें जी ये तो हार गए। तो ये इनकी सूरत हाल है। जब एक बुनियादी एक बिल्डिंग की एक गलत चीज के ऊपर होगी तो क्या वो बिल्डिंग सारी ठीक होगी? शुरू से इनका तरीकाकार ये रहा है, बाहर आकर नारे वोट पे तो हम यूनिवर्सिटियां बना देंगे, हम कॉलेज बना देंगे, हम सड़कें बना देंगे। अगर कहीं सड़क बनाई है तो उसके अंदर भी अपने कमीशन और उस ठेकेदारी के कोई ना यूनिवर्सिटियों की, ना तलबा की, ना इनको कोई है कि हमारी यूथ, क्योंकि लोगों में यूथ में अवेयरनेस आएगी तो वो डेफिनेटली इनसे सवाल करेंगे। आज वही हुआ है ना कि इमरान खान ने शऊर दिया है, जिसकी इनको मसला हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि जनाब आवाम के अंदर शऊर क्यों आ गया है, क्यों लोग जो है वो समझ गए हैं इनकी चोरी डाके को, क्यों समझ गए हैं कि गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है, क्यों आज, और उसको दबाने के लिए वर्कर्स के ऊपर, लोगों के ऊपर उठाना। आप देखें ट्विटर पर क्यों बैन किया हुआ है, वही शहबाज शरीफ खुद ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। हाँ वैसे पाबंदी है जी पाकिस्तान के अंदर, ये बिल्कुल सिक्योरिटी का मसला, भाई फिर आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? सिर्फ क्या है जी कि कोई अगर साफी बात करेगा उसे उठा लिया जाएगा, कोई वैसे जमात का बात करेगा उसे उठा लिया जाएगा। एक वकील ने जाकर खाली ये कहा कि जनाब आप तो जिस तरह से अदालत बनाए बैठे हैं और ये ठीक नहीं है, उसको उठा के इतना उसके ऊपर टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि हॉस्पिटल में चला गया। हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने कहा जी कि वो तो गिर गया था वाशरूम के अंदर। अब ये बात करते हैं कि इमरान खान जो है वो जो है उसका IMF को और इंडिया को और बड़ी मिसालें दे रहे थे कि इंडिया की मिसालें दे रहे हैं। क्यों शहबाज शरीफ ने जाकर बड़ा उसी सहाफी को जिसके बारे में ये कह रहे थे कि रऊफ हसन जो है वो उसका बड़ा राब्ता कहीं हो गया, वो तो दहशतगर्द कदम तंजीमों के साथ उसका राब्ता है, तो इंडिया में जाकर उसके कॉन्टैक्ट्स मिले, उसी को ये वेलकम कर रहे थे, उसी को घर बुला रहे थे और उसी से मिन्नतें कर रहे थे कि किसी तरीके हमारी सेटिंग करो, हम आना चाहते हैं, हम जल्द चाहते हैं कि वो हमारी तरफ मोदी साहब तशरीफ लेके आए। ये खुद लेटे हुए हैं। कश्मीर का कहाँ पर सवाल? इमरान खान ने तो पूरी दुनिया में आवाज बुलंद की, कश्मीर के ऊपर तो आप लेटे हुए हैं। आपने कोई बात की है जिसके ये ऐसी हुई थी? कौन सा आपने कश्मीर का मुकदमा लड़ा है? वहां पर कहीं पे नहीं लड़ा, क्योंकि आपको सिर्फ 4 फोटो चाहिए थे, तस्वीरें बन जाएं, वो आप बेचें कि देखें जी इन तस्वीरों के बाद अब मैशत ठीक हो जाएगी। मैशत ठीक होती है कानून और आइन की बालदस्ती से। जब आपको अवाम ने इख्तियार ही नहीं दिया और आप आकर घुस बैठे हैं तो आपकी पॉलिसी जो है अपने आप को बचाने की होगी, और इसी वजह से आज इन्होंने अदालतों को कंप्रोमाइज कर दिया। आईनी तरमीम का मकसद चलें इख्तियार साहब का जवाब ले लेते हैं। नईम साहब आखिरी 2 मिनट हैं, चलें इख्तियार वली साहब, ठीक है चले नईम साहब इख्तियार वली साहब का जरा जवाब ले लेते हैं, फिर जवाब रह जाएगा जी। इख्तियार वली साहब। अच्छा फिजा, मैं इतना इसको भी अंदाजा है नईम हैदर पंजोता को भी कि मैं सख्त से सख्त जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं देना चाहता। मैं आज इनको कहता हूँ चलिए ये बड़ी अच्छी बात है, आप कह रहे हैं सख्त जवाब नहीं देना चाहते। लैंग्वेज ठीक रखें, मेरी तरफ से आपको कभी भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं। आप मेरी क़ियादत को थोड़ा बुरा भला कहेंगे तो आपको पता है कि मुझे फिर 6 जुबानों में तनकीद करनी आती है, गाली दिए बगैर मैं बहुत तनकीद कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि देखिए आपकी अपनी लीडरशिप में 100 बातें होंगी, आप उसको भूल के दूसरे की क़ियादत में बात करते हैं ना तो फिर आपको सुनना भी। आप इंडिया की बात करते हैं जिससे रऊफ हसन का राब्ता था। रऊफ हसन किस कैपेसिटी में उसको ये कह रहा था उस भारतीय सहाफी को कि स्टफ में आपको देता हूँ, मवाद में दूंगा, और आपने पाकिस्तानी हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाया।
शहबाज शरीफ अगर किसी से मिलता है तो वजीर आजम की हैसियत से मिलता है, उनकी मुलाकात जायज़ होती है। आप आईनी तरमीम को वो कहते हैं कि गलत है, तो नईम हैदर पंजोता साहब, फिर आपकी पार्टी का जो चेयरमैन है वो झूठ बोलता है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े होकर बैरिस्टर गोहर कहता है कि हम मनोअन इस जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके ड्राफ्ट के साथ हम मुत्तफिक हो चुके हैं, बट हमारी पार्टी पॉलिसी है कि हम इसको वोट नहीं दे सकते। तो फिर या आप झूठ बोल रहे हैं, फिर या आपका चेयरमैन झूठ बोल रहा था। चले खैर, लेट्स बी क्लियर, मैं फिर आपको कहता हूँ कि आप क्लोजिंग का वक्त आ रहा है, ठीक है करें तो आपकी। चलिए मुझे सबका 30 सेकंड में लास्ट कमेंट चाहिए। 30 सेकंड में मिर्जा इख्तियार बेग साहब आपका लास्ट कमेंट, और फिर आपकी तरफ आती हूँ। नहीं, 30 सेकंड में आपने लास्ट कमेंट देना है। जी मिर्जा इख्तियार बेग साहब, पहले आप। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का वो क्रूशल वक्त, वो अनसर्टेनिटी, जो सियासी अदम इस्तेहकाम हाइट पे गया हुआ था, और लोग कह रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी और इमरजेंसी लग जाएगी और मार्शल लग जाएगा और इसी तरह की तमाम नौकरी की बातें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आईनी तरीके पे, कानूनी तरीके पे मशावरत के बाद तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेके एक खूबसूरत तरीके से अमेंडमेंट हुई, और उस अमेंडमेंट में कोई चीज न शख्सी है न चलिए जमाती। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जी, नईम साहब आपका लास्ट कमेंट। आम 47 वालों के इख्तियार नहीं था, इन्होंने जबर के ऊपर, लोगों के ऊपर जुल्म किया, छापे मारे, गिरफ्तारियां की, मौलाना के लोग उठाए। उसने हमसे राय मांगी, उसने कहा कि ये किसी सूरत भी रुकने वाले नहीं है, ये उठाकर और चाहते हैं तो जितना बड़ी तबाही से हो सकता है बचना। हमने उस हद नहीं साहब, वो आपको आज तक आरटीएस का ताना दे रहे हैं, आप आज तक उनको फॉर्म 47 का ताना दे रहे हैं। बात इससे आगे निकल रही, घूमे चली जा रही है। जी मैंने कहा आप वो आपको आरटीएस का ताना आज तक दे रहे हैं और आप उनको फॉर्म 47 का ताना दे रहे हैं। बात यहीं घूमे जा रही है। आरटीएस का ताना तब देना कि जब ये हमें कहें कि ये हल्का ना खुलवाया जाए, हमें इस जगह पर आप लेकर जाएं और हम किसी चीज से भाग रहे हो। इनको तो अदालत मांगती है इनके फॉर्म 45, तो इस जज के ऊपर एतराज कर देते हैं कि ये जज 22 हो गया, भाई इतनी जल्दी क्यों ये समाते हैं। चलेंगे लास्ट कमेंट कराना, वो नहीं मैं इस पे डिबेट स्टार्ट हो जाएगी ना नईम साहब। चलें ठीक है, बस इसी नोट पे बहुत शुक्रिया जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।